आज हमारा समाज इस परिस्थिति में कैसे आ गया? आज हमारे समाज का विस्थापन क्यों हो रहा है? हमारे समाज की जमीन छीनने वाले लोग कौन है? हमको मजदूर बनाने वाले लोग कौन है? हमारे संवैधानिक अधिकारों को दबाने वाले लोग कौन है? और आज हमारे समाज को दो टुकड़ियों में बांटने वाले लोग कौन है? यानी आदिवासियों का असली दुश्मन कौन है? इस बात को हमको समझना पड़ेगा साथियों। 7,500 वर्ष पहले की हमारी जो हड़प्पा संस्कृति थी, उसको खत्म करने वाले लोग कौन है? हमारे राजा महाराजाओं को मारकर उनका राज्य छीनने वाले लोग कौन है? उसके बाद हमको दानव बनाने वाले लोग कौन है? राक्षस बनाने वाले लोग कौन है? असुर बनाने वाले लोग कौन है? जो लोग हमको दानव राक्षस असुर बनाए, वो लोग हमारी शरण में आए थे 4,500 वर्ष पहले। उन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, अन्याय किया, दमन किया, शोषण किया और मनुस्मृति नाम का काला कानून बनाकर हमारे लोगों को कुचलने का काम किया, हमारे लोगों को जानवर जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। और वही लोग आज हमको फिर से जानवर जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हमारे आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, हमारी जमीन को छीन लिया है, हमको मजदूर बना दिया है और मजदूर से मजबूर बना दिया है। 70% आदिवासियों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दे दिया है। हमारे जल जंगल जमीन पर अधिकार जमा लिया है, हमारे पानी को बेचा जा रहा है। अभी नर्मदा का परिक्रमा हुई थी, वो नर्मदा की पूजा या नर्मदा को बचाने के लिए नहीं हुई थी, नर्मदा के किनारे आदिवासियों को मारने की परिक्रमा हुई थी और वो जमीन और वो पानी उद्योगपतियों को देने के लिए नर्मदा की परिक्रमा की थी। आज संविधान बदलने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि संविधान में आदिवासियों के स्वशासन का कानून लिखा हुआ है। अनुच्छेद 244 एक और था में 5वीं अनुसूची के तहत 17 राज्य में आदिवासियों का राज यानी आदिवासियों का स्वशासन की बात है। उसके बाद भी इस देश की व्यवस्था 4 करोड़ आदिवासियों को बर्बाद कर चुकी है। हड़प्पा संस्कृति से लेकर आज तक हमारा खात्मा किया जा रहा है। हम लोगों को मारने का षड्यंत्र देखो। मुगल राजा की सेना में आदिवासी सैनिक और राजपूत राजा की सेना में आदिवासी सैनिक, यानी अकबर की सेना में आदिवासी सैनिक, महाराणा प्रताप की सेना में महाराणा, पुंजा भील की सेना, यानी तलवार किधर से भी चलेगी, मरेगा कौन? आदिवासी। पुलिस की गोली से एक तरफ पुलिस की गोली चलती है, दूसरी तरफ नक्सली की गोली चलती है, दोनों तरफ से गोलियां चलती है, मरने वाला कौन? आदिवासी। एक तरफ कांग्रेस से लड़ने वाला आदिवासी, एक तरफ बीजेपी से लड़ने वाला आदिवासी। अगर किसी का खून खराबा होता है तो मरता है कौन? आदिवासी। हिंदू की तरफ से लड़ने वाला आदिवासी, ईसाई की तरफ से लड़ने वाला आदिवासी, सिख की तरफ से लड़ने वाला आदिवासी, मुसलमानों की तरफ से लड़ाई लड़ने वाला आदिवासी। गोलियां चलती है, गर्दनें कटती है तो मरता है कौन? आदिवासी। यानी आज से 5,000 वर्षों से आज तक आदिवासियों को मरवाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हमारा आदमी, हमारे ठाकुर साहब ने कहा कि दुश्मन की सेना का सेनापति बनकर हमारे ही आदमी को मार रहा है। हम 15 करोड़ आदिवासियों को कैसे एक मंच पर लाएंगे? सबसे ज्यादा मेहनतकश, ईमानदार और सबसे ज्यादा विस्थापित आदिवासी समाज। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार रहने वाला कौन सा समाज है?
आदिवासी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कौन सा समाज? आदिवासी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन छीनी गई है तो किसकी? आदिवासियों की। इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो वह आदिवासी महिला के साथ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित होकर अगर बच्चे मारे गए तो किसके बच्चे मारे गए? आदिवासी। किसी कंपनी की कोई दवाई आती है तो उसको बाजार में लाने के पहले जिस प्रकार से जानवरों और चूहों पर उसका प्रयोग किया जाता है वैसे ही वो आदिवासियों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। यानी आदिवासी का जीवन जानवर, चूहे, बिल्ली से भी बदतर हो गया है। हमको इंसान नहीं समझा जा रहा है, हमको मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, इस देश को ईसाई राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, इस देश को बौद्धिस्ट राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथियों, एक बात आपको याद रखना है, जब तक इस देश का असली मालिक आदिवासी जिंदा है तब तक यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, यह देश मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन सकता, यह देश ईसाई राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, आज हमारे पास कोई सत्ता नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ही ताकत है, वो ताकत है नेचुरल और कुदरती ताकत। उसके लिए हमको 15 करोड़ आदिवासियों को एक मंच पर लाना पड़ेगा। 15 करोड़ आदिवासियों को एक मंच पर लाने के लिए हमारे समाज के लोगों को जो बांट के रखने वाले राजनीतिक लोग हैं उनको समाज से भगाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने आदिवासी समाज को तितर बितर कर दिया है। हमारे समाज में धर्म के लोग, हम अलग अलग धर्म के लोग आकर हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उस धर्म के ठेकेदारों को हमारे समाज से भगाना पड़ेगा। हमारे समाज में पूंजीपति, बाहुबली, पैसे वाले लोग आकर हमारे समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, उनका वर्चस्व हमारे समाज से खत्म करना पड़ेगा। यानी इसके लिए हमारी एक ही ताकत है कि हमारे साथ खड़े होने वाले लोगों का साथ देना पड़ेगा। और आपके पास क्या है ताकत? आप लोग सत्ता बना सकते हैं। आज 17 राज्यों में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यानी भारत की धरती पर सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? आदिवासियों की। तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? आदिवासी होना चाहिए। तो इस देश का प्रधानमंत्री आदिवासी होने के लिए हमको संगठन की बीमारी दूर करना पड़ेगी। हमारे समाज में राजनीतिक पार्टियों का जो कैंसर है उसको भगाना पड़ेगा। हमारे समाज को खत्म करने के लिए जो धर्म के लोग आ रहे हैं उनको भगाना पड़ेगा और उसके लिए हमको एक होकर हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी समाज को खत्म करने के लिए आदिवासी समाज का इतिहास मिटाया गया। जब इतिहास मिटाया गया तो हमारा आधा समाज ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि जिस समाज का इतिहास खत्म हो जाता है उस समाज का आधा हिस्सा खत्म हो जाता है। हमारा इतिहास हजारों वर्षों से इस देश से है, लेकिन बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों ने हमारे इतिहास को खत्म कर दिया। उसके बाद उस समाज को खत्म करने के लिए उसकी संस्कृति को खत्म कर दिया जाता है, उसकी सभ्यता को खत्म कर दिया जाता है, उसकी जीवन शैली को खत्म कर दिया जाता है, उसकी पूजा पाठ परंपराओं को खत्म कर दिया जाता है। हमारी रीति रिवाज, हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए इन लोगों ने हमारी संस्कृति में संस्कृत द्वारा हमारे घर में संस्कृत घुसा दी गई है। हम हमारे पूर्वजों की पूजा नहीं करते, हमारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, लेकिन एक चोटी वाला एंटीना लगा के आ जाता है, उसकी बातों में आकर हम नकली भगवानों की पूजा करते हैं, काल्पनिक भगवानों की पूजा करते हैं, फोटो की पूजा करते हैं, लेकिन हम हमारे बाप को याद नहीं करते। इसलिए आप लोगों की ऐसी हालत है। आपके पास जमीन चली गई, आपके अधिकारों को कुचला गया है, आपकी नौकरी चली गई है,
आपका शिक्षा का निजीकरण हो गया है, आपका जंगल चला गया है, आपके पास किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन नहीं है और ना ही आपके पास सामाजिक प्रावधान है और न ही आपके पास सामाजिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है। तो आप किसके भरोसे इस देश को चलाओगे और किसके विचारों पे हमारे समाज को खड़ा करेंगे? हमारे पूर्वजों के विचारों पे हमारे समाज को खड़ा करेंगे। इसलिए पूर्वजों द्वारा जो अपनी सभ्यता है, पूजा पाठ है, रीति रिवाज है, उसको अपनाओ। ब्राह्मणों को अपने घर से बाहर निकालो, ईसाई लोग आते हैं उनको अपने घर से बाहर निकालो, जैनी लोग हमारे पास आते हैं उनके हमारे घर से बाहर निकालो, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति 3000 वर्ष से पहले हुई और आदिवासी समाज की सामाजिक जीवन 35,000 वर्ष से पुराना है। इसका मतलब होता है कि धर्म की जगह आदिवासी समाज की पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। साथियों, इसलिए धर्म के चक्कर में मत पड़ो और हमारी जो 35,000 साल पुरानी संस्कृति है उसको अपनाओ। आपके देवता कौन है? आपके भगवान कौन है? आदिवासी समाज पानी की पूजा करता है, आदिवासी समाज धरती की पूजा करता है, आदिवासी समाज अनाज की पूजा करता है, आदिवासी समाज हवा की पूजा करता है, आदिवासी समाज सूरज की पूजा करता है, जिससे इस दुनिया का अस्तित्व टिका हुआ है। यानी ये 5 तत्व ही भगवान है। इसी को भगवान मानकर आदिवासी समाज पूजा करता है और इसी की ताकत से आदिवासी समाज के पास आज कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी 15 करोड़ लोग जिंदा हैं। तो 15 करोड़ लोग जिंदा है। अब हम किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि आदिवासियों के दुश्मन के हाथ में इस देश की पुलिस है, इस देश की सेना है, इस देश का मीडिया है और इस देश की पूरी व्यवस्था आदिवासी दुश्मनों के हाथ में है। आदिवासियों के पास आदिवासी के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी हमारा आदिवासी इधर उधर भटक रहा है। अलग अलग दुकानें लगा रखी है लोगों ने और अलग अलग दुकानों में हमारा आदमी भटक गया है। सभा चाहूंगा, हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। आदिवासी हिंदू बन जाए, आदिवासी मुस्लिम बन जाए, आदिवासी सिख बन जाए, आदिवासी जैनी बन जाए, आदिवासी बुद्धिस्ट हो जाए, सब चलेगा, लेकिन आदिवासी आदिवासी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आदिवासी आदिवासी रहता है तो इस देश का मालिक कहलाता है। तो आदिवासी का मालिकाना अधिकार खत्म करने के लिए हमको धर्म में डाला जा रहा है और धर्म के सारे लोगों ने साठगांठ कर लिया है कि आदिवासी को कैसे भी करके अलग अलग बांट दो ताकि ये अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाए। हमको मंदिरों का डर बिठाया गया हमारे दिमाग में, देवी देवताओं का डर बिठाया गया, ग्रंथ का डर बिठाया गया। हम लोग ग्रंथ के विचारों पे चलते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों के विचारों पे नहीं चलते। हम लोगों ने नकली देवी देवताओं को मान लिया, लेकिन हमारे तंचा भील भगवान को नहीं मानते। हम लोग 7 लाख आदिवासियों ने बलिदान दिया, जिसकी वजह से आप लोग जिंदा है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ बैठे हैं और जिसकी वजह से मैं अपना उद्बोधन आपके सामने रख रहा हूं। ये बोलने की आजादी किसने दी? अंग्रेजों ने दी। अंग्रेजों को भगाने का षड्यंत्र भी इसलिए किया गया क्योंकि आदिवासियों को अंग्रेजों ने आदिवासियों के स्वशासन का कानून बनाया था, इसलिए आजादी की जरूरत पड़ी। इसलिए सारे लोगों ने अंग्रेजों को भगाने का षड्यंत्र किया। उसके बाद आदिवासी समाज को खत्म करने के लिए आदिवासी आदमी को खत्म करने का प्लान किया गया। आदिवासी आदमी को खत्म करने के लिए आदिवासी आदमी की नसबंदी कर दो, आदिवासी आदमी को गुनहगार बना दो। छत्तीसगढ़ की जेलों में 90,000 लोग 90,000 आदिवासी लड़के जेल में बंद है, विचाराधीन कैदी के रूप में, जिनके केस लड़ने वाला भी कोई नहीं है। 20-20 साल से जेलों में बंद है। किसी को भी नक्सली घोषित कर दो और आदिवासी बना दो। अभी हमारे यहाँ का मीडिया एकदम कुत्ते जैसी हरकत कर गया। उन्होंने आदिवासियों को नक्सली बोल दिया। नक्सली का अर्थ होता है
जमीन बचाने वाला धरती माँ का असली पुत्र जो जंगल और जमीन बचाता है, पानी बचाता है, वो है नक्सली। लेकिन वो लोग जंगल की सुरक्षा कर रहे थे, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा कर रहे थे, उनको खत्म कर दिया गया है और कंपनियों के नकली नक्सली वहां आ गए हैं जिनको वेतन दिया जाता है, और वो लोग सरकार के पुलिस के खिलाफ लड़ते हैं, गांव वालों को वो लोग मारते हैं। असली नक्सली कभी भी अपने आदिवासियों के ऊपर हथियार नहीं चलाता। यानी उस जंगल में आदिवासी नहीं जा सकता, पुलिस वाले नहीं जा सकते, लेकिन उद्योगपति जा सकता है और आसानी से आ सकता है। इसका मतलब वो लोग किसके हैं? उद्योगपतियों के हैं। जंगल से लकड़ी लाकर उसका व्यापारीकरण किया जाता है, जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसका व्यापार किया जाता है, लेकिन जंगल में घूमता हुआ आदिवासी को गोली से मार दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ में आदिवासी बटालियन बनाई गई, आदिवासी और नक्सली आपस में लड़ेंगे, मरेगा कौन? आदिवासी। अभी एक और हमारा झाबुआ में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पर आदिवासी के दुश्मनों ने आदिवासी की गोफन बटालियन बना दी और बोल दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जाकर मुसलमानों के खिलाफ आदिवासी गोपन से लड़ाई लड़ेंगे। एक आदिवासी ने बहकावे में आकर, जैसे हमारे पूर्वजों ने बहकावे में आकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही एक आदिवासी ने यह बयान दे दिया कि हम गोपन बटालियन बनाकर जाएंगे और मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिमाग में यह बात डालना कि हम तो अच्छे हैं, तुम्हारा असली दुश्मन कौन है? आदिवासी है। यानी मुसलमानों और आदिवासियों के बीच में झगड़ा करवाने का षड्यंत्र है, यह हमको बच के रहना है साथियों। तो गुनहगार बनाया, थाने पे ले जाके मार दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, जमीन छीन ली गई है और हमको गुलाम बना दिया, क्योंकि गुलाम आदमी कभी भी अधिकारों की बात नहीं कर सकता। हमको मानसिक रूप से गुलाम बना दिया जा रहा है। इसलिए हमारे बीच में कोई भय नहीं है, हमारे अंदर भय बैठा हुआ है, इस भय को निकालना पड़ेगा। अभी ठाकुर दादा बता रहे थे, लेकिन मैं एक और बात बता देता हूं कि हम लोगों ने हमारा 12वां करके घर से निकले हैं। हमको किसी की चिंता नहीं है, किसी का भय नहीं है, कोई हमको डरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? जिस समाज ने हमें सब कुछ दिया है, उस समाज को हमने अपने जीवन का कितना हिस्सा समाज को दिया है? यानी जिस समाज की वजह से मेरे बदन पे कपड़े हैं, जिस समाज की वजह से मेरे 15 करोड़ लोग जिंदा है, जिस समाज के प्रमाण पत्र से मेरा आदमी नौकरी कर रहा है, उस समाज को मैंने कितना दिया? तो हम लोग हमारे जीवन का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा समाज को नहीं दे पाए। लेकिन आज हम लोग इस मंच से प्रण कर रहे हैं कि हम लोग अपने समाज के लिए जान भी चली जाएगी तो हम लोग खुशी खुशी शहीद हो जाएंगे, अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। लेकिन समाज को जगाने का जो हमने बीड़ा उठाया है, आज हमारे घर में कितनी परेशानी है, लेकिन उन परेशानियों को ताक में रखकर हम लोग समाज के लिए प्रशिक्षण शिविर के लिए निकल जाते हैं और जगह जगह प्रशिक्षण शिविर करते हैं। अभी तक करीब 250 से 300 प्रशिक्षण शिविर हो गए हमारे साथियों द्वारा और करीब 1.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण दे दिया। यानी 1.5 लाख लोगों का स्वाभिमान जगा दिया कि मैं इस देश का मालिक हूं। और जिस दिन इस देश में 15 करोड़ आदिवासी ये जान लेगा कि इस देश का मालिक हूं, तो ये सब गुब्बारे हैं। इसमें ताकत कौन सी है? आदिवासियों की ताकत है, क्योंकि वही है आदिवासी जो ताकत बनके हमारे समाज को भड़का रहा है। वो अनजान है, अनभिज्ञ है, इसलिए हमको ये लोग आसानी से कुचल रहे हैं। इसलिए साथियों, हमको सामाजिक रूप से इकट्ठे होंगे। जब हम सामाजिक रूप से इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि
इस देश की सरकारें पिछले 70 वर्षों से आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काम कर रही है। इस देश में पिछले 3000 वर्षों से धर्म के लोग हमारे समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगे हैं। इस देश में पिछले 50 वर्षों से एनजीओ के लोग आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगे हैं। इस देश में राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मानवाधिकार और विश्व बैंक भी आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगे हैं। इस देश की न्याय प्रणाली भी आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगी है। इस देश के 27,000 संगठन आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की समस्याओं का समाधान होने के बजाय उल्टा आदिवासी जानवर बनते जा रहा है। आदिवासी का जीवन जानवर जैसा होते जा रहा है, क्योंकि इन संस्थाओं में हमारा आदमी नहीं है, सामाजिक आदमी नहीं है, समाज का आदमी नहीं है। समाज में पैदा हो गया, लेकिन वो दूसरी जगह जाकर उस संस्था का गुलाम आदमी बन गया। इसलिए हमारे समाज की ये हालात है। हमारे समाज का आदमी हमारे विधानसभा में हमारे लिए आवाज नहीं उठाता, उसकी जबान गूंगी हो गई है और वो कुछ बोलता नहीं है, समाज के बारे में सोचता नहीं है, वो दिमाग से पागल हो गया है। ऐसा हमारा विधायक, ऐसा हमारा जनप्रतिनिधि, ऐसा हमारा समाज का उच्च वर्ग मरा हुआ आदमी है समाज के लिए। तो जब हमको यह पता चल गया है कि इस देश की आदिवासियों की समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर सकता, तो समस्या का समाधान कौन करेंगे? आप लोग करेंगे। आदिवासी को अपनी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए समाज में सामाजिक वातावरण बनाना पड़ेगा। अभी समाज में कैसा वातावरण है? झगड़े का वातावरण है, धर्म का वातावरण है, राजनीति का वातावरण है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का वातावरण है, जातिवाद का वातावरण है। लेकिन हमको इन सबको ताक में रखते हुए 15 करोड़ आदिवासियों को एक मंच पर लाने के लिए समाज में वातावरण बनाना पड़ेगा। जब समाज में सामाजिक वातावरण बन जाएगा, उसके बाद सामाजिक शिक्षा की जरूरत है। सामाजिक शिक्षा यानी मैं कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, मेरे पूर्वजों का बलिदान क्या है, मेरे कितने राजा थे। 550 आदिवासी राजा थे, आपको याद है? आप राजा की औलाद है, उसके बाद भी भिखारी बन गए। आपके राजाओं को मारने वाले लोग कौन है? आजादी के समय 258 राजा थे, उन राजाओं को किसने मारा? भंजदेव महाराज को किसने मारा? इस देश के जो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने मारा है। हमारे आजादी के बाद और संविधान के बनने के बीच में 25 लाख आदिवासियों को किसने मारा? जिसकी अभी सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है, उस आदमी ने मारा, जिसकी पूजा होने वाली है। 5 लाख आदिवासियों का विस्थापन करवाया है। 141 गांव की जमीन को डुबा दिया है। 72 गांव के आदिवासियों का मूर्ति लगाने के लिए विस्थापन किया जा रहा है। यानी एक आदमी जिंदा था तो भी आदिवासी को मारा, मरने के बाद डेम बना तो भी आदिवासी को मारा, और उसकी मूर्ति भी आदिवासी के पीछे पड़ी हुई है। और हम लोग घर घर से लोहा दे रहे हैं उसकी मूर्ति बनाने के लिए। हमारी शिक्षा को जानना पड़ेगा। हमारे सामाजिक आधार क्या है? आधार का अर्थ होता है मूल पहचान का अर्थ होता है जल जंगल का, जमीन का मालिक। यानी आप इस देश के जल जंगल जमीन के मालिक कैसे हो, ये आपको पहचानना पड़ेगा। हमारे लोग जो पढ़ाते हैं उनके साथ आप लोगों को बैठना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को ये पता चलेगा कि मैं इस देश का मालिक कैसे हूं। और उसके बाद में हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया बलिदान। 1706 लड़ाइयां लड़ी गई आजादी की 180 वर्षों में, जिसमें 1702 लड़ाइयां आदिवासियों ने लड़ी है, केवल 4 लड़ाइयां गैर आदिवासियों ने लड़ी है। तो 1706 2 लड़ाई जो आदिवासियों ने लड़ी है, उसमें 7 लाख आदिवासियों का बलिदान हुआ। ये हमारी शिक्षा है। उसके बाद समाज को जगाने के लिए आप में से सामाजिक दीक्षा लेना पड़ेगा। सामाजिक दीक्षा यानी मैं मेरे जीवन का कुछ हिस्सा समाज को दूंगा, मेरे जीवन का मकसद तय करना पड़ेगा। जब आप समाज में सामाजिक दीक्षा लेकर निकल जाते हैं तो समाज में सामाजिक प्रबोधन होना चाहिए।
यानी आपके प्रबोधन में समाज की वेदना होनी चाहिए, समाज का दुख होना चाहिए, समाज का तर्क होना चाहिए, समाज की समस्याओं को रखते हुए आपको आना चाहिए और उस समस्या का समाधान भी आपके पास होना चाहिए, तब आपके पास समाज बैठेगा। और उसके बाद जब आप समाज में सामाजिक चेतना जगा देंगे तो समाज जाग जाएगा, और समाज जाग जाएगा तो समाज का सामाजिक संगठन होगा। अभी समाज में कैसा संगठन है? धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, पार्टी के संगठन है, लेकिन हमको सामाजिक संगठन बनाना पड़ेगा। जब हमारा सामाजिक संगठन बन जाएगा तो हमारा संघर्ष कैसा होगा? सामाजिक संघर्ष होगा। यानी हम समाज की लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, हम 5वीं अनुसूची की लड़ाई लड़ेंगे, हम भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर हमारी लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारी लड़ाई कैसी है? झंडे की लड़ाई है, डंडे की लड़ाई है, धरने की लड़ाई है, रैली धरने आयोजन की लड़ाई है, लेकिन सामाजिक लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि हम किसी और के गुलाम बन चुके हैं। जब समाज में सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे तो समाज का एक आधार खड़ा होगा, समाज का एक प्रावधान खड़ा होगा, और हमारे सामाजिक अधिकारों को संवैधानिक अधिकारों की मान्यता मिलेगी, और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की जब मान्यता मिलेगी तो समाज का सामाजिक स्वाभिमान जागेगा, और जब समाज का स्वाभिमान जागेगा तो समाज का कोई भी अपमान नहीं कर सकता है। अब हर शहर में आदिवासी को कुत्ते की तरह मारा जाता है, दारू की दुकान वाला आदिवासी की पिटाई करता है, बनिया आदिवासी की पिटाई करता है, पुलिस वाला आदिवासी की पिटाई करता है, राजनीतिक लोग भी कमरे में बंद करके उठक बैठक लगवाते हैं, यानी आदिवासियों का शारीरिक शोषण किया जाता है। जब जिस दिन हमारा अधिकार और हम स्वाभिमान के साथ जीने लगेंगे, उस दिन हमारा कोई अपमान नहीं करेगा, और जब हम सम्मानजनक स्थिति से जीने लगेंगे तो हमारा जीवन सामाजिक जीवन हो जाएगा, और सामाजिक जीवन का आधार आप लोग हैं, युवा है। 112 गांव के लोगों मिलकर कितने लोग आए आप लोग? यही बड़ी ताकत है। ऐसे हमको देश भर में सभी आदिवासियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। आप लोग इकट्ठा हो गए तो समाज का सामाजिक जीवन बनेगा। समाज का सामाजिक जीवन इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि समाज गुलाम है, समाज गुलाम है, इसलिए समाज का स्वाभिमान नहीं जाग पाया, क्योंकि समाज का सामाजिक आधार हमने तैयार नहीं किया। क्योंकि हमारा प्रावधान कमजोर है। प्रावधान इसलिए कमजोर है क्योंकि समाज अभी सोया हुआ है। पढ़ा लिखा आदमी सोने का ढोंग कर रहा है, और सोया हुआ आदमी, अनपढ़ आदमी सोया हुआ है। इसलिए सोए हुए आदमी को हम लोग जगा नहीं पाए। क्यों नहीं जगा पाए? क्योंकि समाज में हमने ऐसा प्रबोधन ही नहीं किया। हमारी बातों में कुछ और होता है, हमारे विचारों में कुछ और होता है, तो समाज को जगाने की बात हम लोगों ने नहीं की, इसलिए समाज सोया हुआ है। सामाजिक प्रबोधन नहीं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों के पास सामाजिक शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि बाहरी ताकतों ने हमको सामाजिक शिक्षा लेने के लिए इकट्ठे होने ही नहीं दिया, और जब हम इकट्ठे नहीं हो पाए तो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? साथियों, जब तक हम लोग एक होकर हमारे इतिहास को नहीं जानेंगे, हमारी रीति रिवाज परंपराओं को नहीं जानेंगे, हमारे दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम गुलाम रहेंगे, तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। तो इस मकर जाल से निकलने के लिए, इस पूरे मकर जाल से, वो जो संबक दिख रहा है ना, ये सब मकर जाल है। इस मकर जाल से निकलने के लिए आपको आपका स्वाभिमान जगाना पड़ेगा, और आप इस देश के मालिक हैं। आप कौन है? मालिक है। नारे मैं थोड़ा सा दिमाग से कमजोर हूं, नारे मुझे नहीं आते हैं, है ना, इसलिए आप सबको आपकी जय जय आदिवासी। और बोलने में किसी भी प्रकार की गलती हो, किसी के दिल में चोट लगी हो या किसी के दिमाग में चोट